सीखना तो चाहता है लेकिन पूरा वीडियो देखने के लिए माइंड कोऑपरेट नहीं करता। टेंशन मत लो, आपके प्रॉब्लम का मेरे पास एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। वीडियो को फुल स्क्रीन करो, कैप्शंस चालू करो और वीडियो को डाल दो 1.5x की स्पीड पे। इसके बाद माइंड नहीं भटकेगा। ओके, सो वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ आवर कोर्स, लेट्स स्टार्ट विद इट। आज के एजेंडा के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले हमने कल क्या देखा उसके बारे में गो थ्रू करते हैं। सो कल हमने देखा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटा इंजीनियर और सिलेबस में जो चेंजेस थे वो हमने देखे। व्हेन इट कम्स टू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी टॉक्ड अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सोर्सेस ऑफ डेटा, कहाँ से डेटा जनरेट हो रहा है, एक्सट्रैक्ट करना डेटा वहाँ से, देन डेटा को क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना, लोड करना कहाँ पे, वेयरहाउस में, डेटा मॉडलिंग, पाइपलाइंस बिल्ड करना, मेंटेन करना, मेंटेन करने के बाद भी मॉनिटर करते रहना पड़ता है, अगर कोई चेंजेस आए तो उनको अपडेट भी करना पड़ता है, और दूसरे टीम्स के साथ कम्युनिकेशन में रहना पड़ता है। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटा इंजीनियर। नाउ अपना आज का इंटेंशन है और आज का सेशन है, अभी कल का सेशन में थोड़ा हमने क्या कहते हैं ऊपर ऊपर बात किया तो कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। आज का सेशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ही स्क्रैच लेवल के कंसेप्ट से हम शुरू करेंगे। एंड द नेम ऑफ द कंसेप्ट इज व्हाट इज बिग डेटा। सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिग डेटा, व्हाट आर 5 V's of big data, then we'll talk about what is the starting limit and ending limit of big data. 5 V's अगर क्या कहते हैं मतलब कोशिश करेंगे आज के आज में निपट जाए तो बहुत ही बढ़िया, अगर ये भी निपट जाए तो we'll talk about the challenges with big data. बहुत ही बेसिक सेशन है आज का एंड जैसे कहा जाता है कि फाउंडेशन ज़रूरी होता है और प्रॉब्लम को समझोगे तो सोल्यूशन समझ में आता है, राइट? अगर प्रॉब्लम ही नहीं मालूम तो सोल्यूशन कैसा ढूंढोगे? सो दिस इज आवर टुडेज एजेंडा। आज हम सारे डिफिकल्टीज के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, और पूरे कोर्स में हम इनका सॉल्यूशन ढूंढने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज बिग डेटा। सो कोई मुझे बताएगा, अपना माइक वगैरह चालू करके आप बात कर सकते हो। व्हाट इज बिग डेटा आपको क्या लगता है? कभी डेफिनेशन पढ़ा रह गया, फिर नाम की तरफ देख के अगर जवाब देना है। यस, एनी आंसर्स? It's maybe high volume. हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, ओके, बहुत बढ़िया। Different type of data, which means Okay. veracity and velocity. ओके, सो दोज आर 5 V's, राइट? बहुत बढ़िया, नॉट Yeah. एन इशू। सो क्या कहता है, आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में सुना है, नॉट एन इशू, अच्छी बात है। अभी एक चीज़ को जानते हैं, When we talk about what is big data, इसके नाम के अंदर लिखा गया है बिग डेटा। बिग डेटा मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, लेकिन ह्यूज का डेफिनेशन सबके हिसाब से बदलते जाता है। देखो अपने अंदर ही देख लो, मतलब कुछ लोगों के लिए 2 घंटा काम करना इज़ क्या कहते हैं कुछ भी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड देयर आर फ्यू पीपल जो क्या कहते हैं 2 घंटा काम करे तो भाई अभी सोने का है, अभी दिमाग ख़राब हो गया, आउट हो गया, राइट? सो बड़ा ये जो डेफिनेशन है बिग, ये जो डेफिनेशन है ये बदलते जाएगा, राइट? बेस्ड ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास रेडमी का एक फ़ोन है, ठीक है, 5 साल से मैं इसे घिस रहा हूँ एंड इसके अंदर स्टोरेज है 64 GB, ठीक है, और इसमें से 55 से 56 GB मेरे को यूजेबल रहता है, राइट? करंटली मेरा फ़ोन है 55 GB स्टोरेज पे, ठीक है, और 55 GB स्टोरेज जब हो गया, 1 ही GB जब बचा है तो अब ये हैंग होना शुरू हो गया, अब ये मेरे को डिफ़िकल्टी दे रहा है। सो बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ डेटा जब मैं डिफ़िकल्टी फेस करने लग जाऊँ, अभी मेरे फ़ोन ने कितने लिमिट पे किया, 55 GB पे प्रॉब्लम फेस करना शुरू किया। सो मेरे फ़ोन के लिए ये बिग डेटा हो गया 55 GB, वो बड़ा हो गया, उसकी कैपेसिटी के बाहर जा रहा है, राइट? वैसे ही मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है, और मेरे लैपटॉप का जो ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी है दैट इज़ अराउंड 1.2 टेराबाइट्स, मतलब 1 TB का हार्ड डिस्क है और 256 का SSD है, तो 1.2 टेराबाइट्स। अब जब मेरा लैपटॉप अराउंड 1 टेराबाइट के आसपास भर जाएगा, अभी मैं अपने ड्राइव्स का हालत दिखाता हूँ, आपको दया आ जाएगा थोड़ा। देखो मैंने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी खरीदा है, लेकिन फिर भी ये कहानी है, ठीक है, और
लेट मी टेल यू, इसके अंदर कोई मूवीज़ वगैरह गेम्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। भले ही मेरा गेमिंग लैपटॉप है, इसमें गेम्स वगैरह कुछ भी नहीं है। सो ये हालत है। और जब ये पूरा फुल होने लगेगा और एकदम ही फुल हो जाएगा एंड मेरे को बिकॉज ऑफ दिस साइज ऑफकोर्स मेरे लैपटॉप के परफॉर्मेंस पे कोई ना कोई इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, देन आई विल कॉल इट बिग डेटा। ओके, आवाज़ ब्रेक हो रहा है, सबको आ रहा है कि ठीक से आवाज़, या फिर ब्रेक हो रहा है? यस, आवाज़ सही से आ रहा है, ब्रेक हो रहा है? अभी आ रहा है। अभी आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। यस। ओके ओके। सो वैसे ही अगर मैं अपने लैपटॉप को पूरा 1.1 या फिर 1.18 ऐसा टेराबाइट तक भर दूं, तो फिर मेरे लैपटॉप के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्टोर करना, प्रोसेस करना अब झंझट बढ़ जाएगी, राइट। सो बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ डेटा, जिस मोमेंट पे क्या कहते हैं हमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, दैट अमाउंट वी विल कॉल बिग डेटा, ठीक है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां तो रेडमी के फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे, ना ही मेरा गरीब 1.2 टेराबाइट वाला लैपटॉप यूज़ करेंगे। डेटा प्रोसेसिंग के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ करती है सर्वर्स, और जिस कंपनी का जितना बजट है उस हिसाब से वो हाई एंड हार्डवेयर ख़रीदते हैं, काफ़ी महंगा हार्डवेयर रहता है। अब मान लो कि ये मशीन 20 टेराबाइट्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है, स्टोरेज है, और जब ये फेस करने लगेगा प्रॉब्लम टू हैंडल डेटा, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा 19.36 वगैरह ऐसा कोई तो भी टेराबाइट ये डेटा भरा जाएगा, तब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा, भले वो सर्वर ही क्यों ना हो। गेटिंग दिस पॉइंट? उस वक्त आप इसे बिग डेटा बुलाओगे। लेकिन वही सेम कंडीशन अगर कोई दूसरी कंपनी है, उसके पास कोई एक सर्वर है जो 50 टेराबाइट स्टोर कर सकता है, उसके लिए दिस इज नॉट बिग डेटा, बिकॉज इट इज नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स। गेटिंग दिस पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? यस। Yes, sir. ग्रेट Yes, sir. ग्रेट। सो व्हाट थिंग वी कॉल बिग डेटा, तो उसका कोई ऐसा डेफिनेट स्टार्टिंग लिमिट नहीं है कि 50 टेराबाइट क्रॉस कर दे तो बिग डेटा है, या फिर 10 GB 50 GB क्रॉस कर दे तो बिग डेटा है। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आपके कंपनी के इन्वायरमेंट में जब आपको डेटा प्रोसेसिंग एसोसिएटेड इश्यूज शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ डेटा, यू विल कॉल दैट डेटा एज बिग डेटा। ओके, सो यहाँ पे जब मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो आई विल राइट डेफिनेशन लाइक दिस कि व्हेन वी स्टार्ट टू फेस इश्यूज because of the size of data, then that limit will be called as big data for you। जब आप फेस करना शुरू करो, जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए वो बिग डेटा रहेगा, ठीक है। However, there are some obvious limits और उनके बारे में हम बात करेंगे। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट, नॉर्मली कंपनी कब प्रॉब्लम फेस करना शुरू करते हैं। नॉर्मली जब बड़ी कंपनीज के बारे में भी बात करते हैं, जाइंट्स के बारे में भी हम जब बात करते हैं, सो व्हेन दे स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद बिग डेटा, व्हेन अभी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, व्हेन एन इंडस्ट्री क्रॉसेस टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स लिमिट, it will start facing issues associated with big data। issues क्या क्या है उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये टेराबाइट पेटाबाइट ये क्या कहानी है और इसे एकदम रूट तक ट्रेस करते हैं। एक चीज़ आपको पता रहेगा, कंप्यूटर जो भाषा बोलता है उसे कहा जाता है बाइनरी। बाइनरी मीन्स जस्ट जीरोज एंड वंस, सिर्फ जीरो और वन की भाषा कंप्यूटर जानता है। तो अभी भले हम बात कर रहे हैं, ये ओवर द नेटवर्क ट्रांसफ़र हो रहा है, आप तक पहुंच रहा है, आपके मशीन में भी एवरीथिंग इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस। तो डेटा जब आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होता है तो उसका जो बेस फॉर्मेट होता है, बेस फॉर्मेट इज बाइनरी, और ये जो होता है बिट, इसे हम बिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल बाइनरी मतलब एक तो ज़ीरो नहीं तो वन, ठीक है। सो आइदर वन रहेगा या फिर ज़ीरो रहेगा, इस चीज़ को हम कहते हैं वन बिट, ठीक है। आपके जो भी कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं
आपके जो भी क्या कहते हैं स्पेशल सिंबल्स आपको दिख रहे हैं, एवरीथिंग इज कंस्ट्रक्टेड, कंप्यूटर की भाषा में सब बाइनरी कोड्स है, ठीक है। सो इस चीज़ को कहा जाता है बाइनरी, और बाइनरी के इंडिविजुअल एलिमेंट को कहा जाता है बिट, ठीक है। ऐसे 8 बिट्स साथ में मिल जाए, मतलब फॉर एग्जांपल 1 2 3 फिर 4 देन 5 6 7 8, ऐसे 8 बिट्स साथ में मिल जाए तो उसे हम कहेंगे 1 बाइट, ठीक है। सो बिट और बाइट का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया। बिट मीन्स आइदर 1 और 0, बाइट मीन्स 8 बिट्स जब साथ में हो जाए तो उसे आप बाइट कहोगे, ठीक है। सो दिस इज बिट, और जब 8 साथ में है, सो बिट मतलब एक तो 1 नहीं तो 0, इनको थोड़ा दूर रखता हूं, दोनों साथ में नहीं रहेंगे, ठीक है। जब 8 साथ में मिल जाए ऐसे तो बनता है 1 बाइट, ठीक है। अब इसके आगे का कहानी थोड़ा अलग है। एक ऐसे 1024, अच्छा पहले तो 1 बिट के बारे में हमने बात किया, इट विल बी आइदर 1 और 0 इसका वैल्यू, देन 1 बाइट इज इक्वल्स टू अराउंड 8 बिट्स, 8 बिट्स साथ में मिल जाए तो 1 बाइट बनता है। फिर 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स अगर मिल जाए तो 1 KB कहलाता है। 1024 KB साथ में मिल जाए तो 1 MB कहलाता है। 1024 MB साथ में मिल जाए तो 1 GB, 1024 GB आ जाए तो 1 टेराबाइट, एंड 1024 टेराबाइट साथ में मिल जाए तो 1 पेटाबाइट। देखो हम टेराबाइट तक फैमिलियर है, राइट। 4 पेटाबाइट साथ में मिल जाए तो 1 एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट साथ में मिल जाए तो 1 जेटाबाइट। सो हैव यू सीन रोबोट मूवी चिट्टी? रजनीकांत का रोबोट मूवी, उसके अंदर बोलता है ना वो कि माय नेम इज चिट्टी, कैपेसिटी कोई तो भी 1 जेटाबाइट बोलता है, राइट। सो दैट इज जेटाबाइट, वहाँ तक है। इसके आगे भी है, लेकिन क्या कहते हैं अभी के लिए वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं। आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्या है। लास्ट टाइम मतलब 2010 के अंदर जो जेटाबाइट्स में पूरे दुनिया का डेटा था, इट वाज अराउंड 4.4 जेटाबाइट्स। ये 10 साल पहले की कहानी। आज की अगर बात करोगे तो पूरी दुनिया का डेटा इज़ अराउंड 50 जेटाबाइट्स, ठीक है। सो ये है स्टोरेज का चार्ट, और मैंने पूरी दुनिया के डेटा के बारे में बात की है। सो पूरे वर्ल्ड के डेटा एक साइड में रखते हैं अभी, एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस बिग डेटा। अगेन बिग डेटा के कंसेप्ट में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म्स आ गई टेराबाइट्स पेटाबाइट्स, तो आई थॉट कि हमने इसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए, एंड आई होप इस डिस्कशन में से चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट राइटिंग नोट्स पैरेलली, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन अपने ग्रुप के ऊपर शेयर हो जाएगा PDF फॉर्मेट में, सो यू विल बी एबल टू गेट इट फ्रॉम देयर। नाउ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज बिग डेटा का डेफिनेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो आगे हम चल के पूरा करेंगे। दूसरा चीज़ मैंने अपने एजेंडा में बोला था, स्टार्टिंग एंड एंडिंग लिमिट, कि बिग डेटा शुरू कब होता है और एंड कब होता है। स्टार्टिंग लिमिट तो समझ में आ गया होगा, डिफर्स अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। कंपनी टू कंपनी, इंसान टू इंसान, बिग का डेफिनेशन जो है बदलता जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपनी ए है जो दिन का 30 GB डेटा इजीली हैंडल कर लेती है, ठीक है। सो 30 GB इज नॉट बिग डेटा फॉर कंपनी ए। वही सेम तरीके से मेरे पास कंपनी बी है, ओके, आई हैव कंपनी बी, और ये जो कंपनी है ये 20 GB डेटा के लिए भी स्ट्रगल करती है। सो 20 GB इज बिग डेटा फॉर कंपनी बी, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू क्या कहते हैं अपना स्टार्टिंग लिमिट, तो इट इज गोइंग टू वेरी अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशंस, ऑन हैंड सिस्टम्स, जिसके पास जितना कैपेसिटी उतना उसके लिए बिग डेटा का लिमिट। लेकिन एक मोमेंट आएगा जब वो 101% बिग डेटा की लिमिट को टच करेंगे और वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। इस कंसेप्ट पे आगे बात करते हैं। सो जो मैंने पहली बात बोली कि स्टार्टिंग लिमिट
इज नॉट फिक्स्ड, ये कोई फिक्स चीज नहीं है. इट वेरीज बेस्ड ऑन हैंड सिस्टम्स. ऑन हैंड सिस्टम्स मतलब जो आपके कंपनी के अंदर जो सिस्टम्स आप यूज कर रहे हो, ऑन हैंड सिस्टम्स, जो कंप्यूटर्स आप यूज कर रहे हो, जो हार्डवेयर आप यूज कर रहे हो, उनके ऊपर डिपेंड करेगा स्टार्टिंग लिमिट. ठीक है, जैसे कंपनी ए के लिए 30 GB इज नॉट अ बिग डेटा, बी के लिए 20 GB इज बिग डेटा, क्योंकि बी प्रॉब्लम फेस करना शुरू किया. एक चीज आपके दिमाग में रहेगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ इश्यूज वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट. जैसे मैंने बोला, इंडस्ट्री जब टेराबाइट्स पेटाबाइट्स क्रॉस करता है तो इट विल स्टार्ट फेसिंग इश्यूज. बट व्हाट आर दोज इश्यूज, वो भी हमको जानना है. एंड आफ्टर दिस स्टार्टिंग लिमिट एंड एंडिंग लिमिट विल टॉक अबाउट इट. देन लेट्स टॉक अबाउट द एंडिंग लिमिट. एंडिंग लिमिट की अगर बात करो तो देखो, ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी है क्या कि फॉर एग्जाम्पल मेरा डेटा मैं बढ़ते जा रहा है, एक लेवल आ गया, मैंने उसको बिग डेटा बोला. ठीक है, अब और बढ़ते जा रहा है, और बढ़ते जा रहा है. कोई ऐसा लिमिट आएगा जहाँ पे उसको ह्यूमंगस डेटा, उसके बाद वेरी वेरी बिग डेटा, ऐसा कोई टर्म आपने सुना है? यस, हैव यू हर्ड अबाउट इट? नो, No, sir. नो. सो देयर इज नो एंडिंग लिमिट फॉर बिग डेटा. कोई अंत नहीं है, अनंत है. एक बार बिग डेटा की लिमिट में घुस गए, इट विल बी कंसिडर्ड एज बिग डेटा, नो मैटर वो कितना ही ग्रो हो जाए. सो शुरुआत कहाँ पे होता है समझ में आ गया होगा. अंत कहाँ पे है? तो अंत है ही नहीं, कितना भी बड़ा हो सकता है. ठीक है, ऑल राइट. आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी सारी. नाउ अपने एजेंडा में का तीसरा चीज़ 5 V's ऑफ बिग डेटा. नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दी 5 V's, और इसके अंदर आपको इश्यूज भी मैं दिखाऊंगा कि क्या आते हैं, कैसे आते हैं. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट 5 V's ऑफ बिग डेटा, तो पहले तो उन सबके नाम में लिख देता हूँ. एक है वॉल्यूम, देन वेलोसिटी, वैरायटी एंड वैल्यू. ठीक है, देखो मैं जल्दी जल्दी टाइप करता हूँ, ऐसा मत समझ लेना कि मैं गवार आदमी हूँ. ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है. ऑलराइट, वॉल्यूम दिखाता है साइज. वॉल्यूम इज समथिंग विच डिनोट्स द साइज. अगर बहुत बड़ी साइज का डेटा है तो यू विल कॉल बिग डेटा. दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, राइट. साइज इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक. अब अगर साइज बहुत ज़्यादा है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा, यू कॉल बिग डेटा. यहाँ तक तो समझ में आती है बात, कोई दिक्कत नहीं होता है. वेलोसिटी रेफर्स टू स्पीड. ठीक है, रफ्तार. रफ्तार की बात करें तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. ट्विटर बहुत ही टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है. ट्विटर के ऊपर 10,000 ट्वीट्स चलते हैं पर सेकेंड. एक सेकेंड में 10,000 ट्वीट्स. अब गणित यह है कि ये मामला कहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं. देखो, 10,000 ट्वीट्स जनरेट हो रहे हैं, वहाँ तक ठीक है. उन 10,000 ट्वीट्स के अंदर कोई ऑफेंसिव चीज़ नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई वायलेंस रिलेटेड चीज़ नहीं होना चाहिए. उसका फिल्टरिंग भी आपको करना है, वो हटा दो साइड में. तीसरा चीज़, वो आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर होस्ट भी करना है, प्लस इमीडिएटली द मोमेंट वो होस्ट होगा उसके ऊपर क्या कहते हैं, जो लाइक्स हो गए, रीट्वीट्स पढ़ना शुरू हो जाएंगे, वो भी हैंडल करना है. तो ये कहानी ख़त्म होने लायक कहानी नहीं है. एक सेकंड में 10,000 चल रहे हैं, पूरे दिन में बहुत सारे चलते होंगे. तो रफ्तार बहुत ज़्यादा अगर है उस डेटा के जनरेट होने की, सो दैट डेटा विल बी ऑल्सो नोन एज बिग डेटा. एक हो गया साइज, एक हो गया स्पीड. बिग डेटा के पास दोनों चीज़ें होती है, साइज भी होता है, स्पीड भी रहता है. ठीक है, सो ये वाला भी मुझे लगता है समझ में आ गया होगा. तीसरा है वैरायटी. वैरायटी मीन्स अलग अलग प्रकार के डेटा, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. ठीक है, स्ट्रक्चर्ड की बात करें तो अगर आप लोगों का RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ एक्सपीरियंस रहा होगा तो आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से जान सकते हो कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि अगर आप RDBMS के टेबल्स को देखो, सो यू विल फाइंड टेबल्स लाइक दीज. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है, रोज और कॉलम, प्रॉपर स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पे कहीं पे छोटा सा एग्जांपल लेता है, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया,
मार्क्स ये दिखेगा, और एवरी कॉलम विल हैव इट्स ओन डेटा टाइप, रोल नंबर इंटीजर फील्ड, उसके बाद आपका जो नेम है वो स्ट्रिंग फील्ड, और आपके जो मार्क्स हैं वो रहेंगे फ्लोट। ठीक है, रोल नंबर फॉर एग्जांपल 1 2 ऐसे वैल्यूज़ रहेंगे इसके अंदर, इंटीजर वैल्यूज़। ठीक है, नेम के अंदर ABC XYZ ऐसे स्टूडेंट्स के नाम रहेंगे। मार्क्स जिसका रोल नंबर 1 है उसको अपन इतने ही परसेंटेज देंगे। ठीक है, रोल नंबर 1 दे दिया उसको तो परसेंटेज कम देना बनता है, लेकिन पास करवा दिया है, नॉट एन इशू। 11वीं के मार्क्स होंगे, कोई फेल नहीं होता। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। जब मैं कहता हूं कि रोल नंबर एक इंटीजर फील्ड है, तो क्या मैं इस रोल नंबर के अंदर ऐसा लिख सकता हूं? No. इट्स नॉट पॉसिबल। वो आपका MySQL सर्वर जो है या फिर जो भी आपका RDBMS है वो अलाउ ही नहीं करेगा, वो इंटर ही नहीं करवाएगा, लिखवाएगा ही नहीं ये वैल्यू। ठीक है, सो रोल नंबर है तो रोल नंबर के अंदर रोल नंबर का ही वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, और कोई वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। व्हेन इट कम्स टू स्ट्रिंग, ऑफ कोर्स स्ट्रिंग के अंदर यू कैन हैव A to Z, मतलब क्या क्या आता है स्ट्रिंग के अंदर, कैपिटल A to Z आ जाता है, स्मॉल A to Z आ जाता है, और 0 to 9 नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर्स, आपका कैरेक्टर सेट जो है डॉलर वगैरह @ जो आप नॉर्मल स्पेशल सिंबल्स यूज़ करते हो वो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो नेम के साथ कोई पंगा नहीं है, मतलब स्ट्रिंग फील्ड के अंदर कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर आप बोलोगे कि मुझे सम करना है, तो फिर यहाँ पे एज ए इंटीजर सम नहीं होगा। मतलब अगर कहीं पे इंटीजर फील्ड आ जाए यहाँ पे 55, तो इट विल नॉट गिव यू एनी इशू। हाउएवर ये एज अ स्ट्रिंग ऐड होगा, नॉट एज एन इंटीजर, तो इसके ऊपर कोई इंटीजर टाइप ऑपरेशन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस कंसेप्ट को आगे एक्सप्लोर करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट इनटू हाइव, उस वक्त ये कंसेप्ट आएगा। ठीक है, रही बात मार्क्स की, तो मार्क्स भी न्यूमेरिक फील्ड से एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखने को जाऊँ कि अच्छा ऐसा, इट वॉन्ट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोट है, वो बोल रहा है कि मेरे को पॉइंट में वैल्यूज़ चाहिए, आई वॉन्ट वैल्यूज़ इन पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नहीं रहा तो आगे .00 में लगा दूंगा, नॉट एन इशू, लेकिन ये बहुत ही अजीब चीज़ है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार का जो डेटा है जिसके अंदर डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स और स्कीमा। व्हाट डू यू मीन बाय स्कीमा? इस टेबल का कोई ना कोई नाम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, नेम ऑफ द टेबल इज गोइंग टू बी स्टूडेंट, राइट? इस टेबल का कोई ना कोई नाम होगा। ठीक है, और इस टेबल का इसके अंदर कोई कॉलम्स हैं, जैसे कि रोल नंबर जो कि है इंटीजर, नेम जो है स्ट्रिंग, और मार्क्स इज फ्लोट। तो ये जो चीज़ है इसे आप कहोगे स्कीमा। टेबल का नाम, उसके कॉलम, उनके डेटा टाइप्स, एक चीज़ को आप स्कीमा बुलाओगे। ठीक है, और ये जो डेटा है जिसके अंदर डेटा के अंदर एक स्ट्रक्चर है और एक स्कीमा भी है, इस प्रकार के डेटा को आप कहोगे स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, तो कभी स्कूल में आप गए होंगे तो ऐसे भी स्टूडेंट रहते थे जो रोज़ नहा के आएंगे, उनके कपड़ों को इस्त्री रहेगा, उनका अगर कंपास आप खोलोगे तो जिस सेक्शन में जो चीज़ चाहिए वही रहेगा, एंड उनका बैग भी एकदम टिप टॉप रहेगा, वो तेल वगैरह लगा के आएंगे एकदम बाल चिपका के, स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं, जो लेक्चर्स है वही बुक लेके आएंगे। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आप कहते हो स्ट्रक्चर्ड, राइट? वैसे डेटा के अंदर ये जो चीज़ है स्ट्रक्चर्ड, और टीचर को हैंडल करने के लिए सबसे आसान वही बच्चे होते हैं जो स्ट्रक्चर्ड में रहे। ठीक है, क्योंकि उनको पता है होमवर्क दिया तो बंदा करेगा, मार्क्स अच्छे लेके आएगा। सो दैट वाज अबाउट स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करते हैं। आपने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे रहेंगे जो मार्क्स वगैरह तो ठीक ठाक लेके आते हैं, लेकिन कभी कभार लेट आ जाते हैं, कभी कभार नहा के नहीं आते हैं, कभी कभार कपड़ों को इस्त्री नहीं रहता है, या फिर कंपास खोलोगे तो उसके अंदर जो शॉर्पनर से जो छिले वाला रहता है, लकड़ी के टुकड़े वो पड़े वाले रहते हैं। ठीक है, सो वो हो जाता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब वो
थोड़े बहुत स्ट्रक्चर में हैं, लेकिन क्या कहते हैं वो जो डिसिप्लिन का पार्ट करते हैं वो उनके अंदर नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल इज अ CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। मतलब अगर मैं कोई टेक्स्ट फाइल ओपन करूँ और उसके अंदर यही इंफॉर्मेशन मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 कॉमा ABC कॉमा 35.56, उसके बाद 2 कॉमा XYZ कॉमा 67.89, ये चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इसकी तरफ देख के क्या इस डेटा में आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? यस, No. नो, ओके, एनी अदर आंसर्स? All things are in one block. ओके, ऑल थिंग्स आर इन वन ब्लॉक, ठीक है, नॉट एन इशू। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो क्या इसे मैं स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर पाऊंगा? Yes. यस, इट Yes, इज sir. पॉसिबल, राइट, इट इज पॉसिबल। अब अगर इस चीज की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर के अवशेष तो जरूर दिखेंगे कि रोल नंबर है, कॉमा नाम है, कॉमा क्या कहते हैं मार्क्स है, उसके बाद 2 रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स, तो स्ट्रक्चर तो है। बट डू वी हैव स्कीमा? मतलब फॉर एग्जाम्पल No. इधर अगर मैं कटप्पा लिखूं तो कोई एरर देने वाला है? No. नो, देर इज नो वन विल क्रिएट क्या कहते हैं ऐसा अलार्म बजाएगा कि नहीं भाई यहाँ पे ये चीज़ नहीं होना चाहिए, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। सो दैट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड का कहानी बहुत ही आसान है। जब स्ट्रक्चर्ड की बात करोगे तो स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर यू विल फाइंड स्ट्रक्चर प्लस स्कीमा, स्ट्रक्चर भी मिलेगा, स्कीमा भी मिलेगा। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू सेमी स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको सिर्फ स्ट्रक्चर मिलेगा, स्कीमा नहीं मिलेगा, देयर इज नो स्कीमा। ओके, अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं इनके, विल डिस्कस अबाउट इट। अभी के लिए ये वाला समझ में आ गया होगा, CSV फाइल तो काफ़ी है। देन स्कूल में ऐसे भी बच्चे हुआ करते हैं जो बहुत ही क्या कहते हैं पीछे की बेंच पे बैठेंगे, आगे की बेंच पे कभी शक्ल नहीं दिखाएंगे, नहा के आना तो भूल जाओ दूर से, शर्ट के बटन ऊपर नीचे लग जाते हैं, कभी एक साइड का शर्ट इनमें से निकल के बाहर है, सॉक्स के अंदर भी क्या कहते हैं ये रहता है कि वो एक सॉक्स नीचे जा रहा है उसका और रबर से ऊपर उठाया हुआ है, शूज़ पॉलिश भूल जाओ, बैग भी आड़ा टेढ़ा लेके आने का, स्कूल में आके बैठने का, होमवर्क वगैरह नहीं करने का, मजे करने के, स्कूल लाइफ एंजॉय करने का, राइट, दैट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड। और टीचर लोगों के लिए सबसे मुश्किल कौन रहते हैं? स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड या फिर अनस्ट्रक्चर्ड? Unstructured. अनस्ट्रक्चर्ड, हैंड्स डाउन। अनस्ट्रक्चर्ड वाले जो है उनके ऊपर पूरा गाथा लिखा जा सकता है। ठीक है, किसी को अपने स्कूल के दिन याद आ रहे हो तो सोच लेना, मतलब याद कर लेना आप किस कैटेगरी में हुआ करते थे। सो आई वॉज इन सेमी स्ट्रक्चर्ड। मैं कोशिश करता था स्ट्रक्चर्ड बनने की, लेकिन अपना उतना कैपेसिटी नहीं था। अब अगर हम बात करें अनस्ट्रक्चर्ड के बारे में, तो अनस्ट्रक्चर्ड तो बहुत ही मज़ेदार किस्म का डेटा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज़ लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे, आप डायरी लिख रहे हो, ऐसी डायरी लिख रहे हो, आज मुझे बिग डेटा का लेक्चर लेना पड़ा, काफ़ी बोर हो रहा है, लेकिन क्या करें, जॉब भी तो चाहिए, जिंदगी में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। अब ढूंढो इसमें स्ट्रक्चर कहाँ पे है, क्या कोई स्ट्रक्चर? इज देयर एनी स्ट्रक्चर? No. नो स्ट्रक्चर। इज देयर एनी स्कीमा? No. नो। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर है प्लस नो स्कीमा की बात करते हैं। व्हेन इट कम्स टू अनस्ट्रक्चर्ड, नो स्ट्रक्चर नो स्कीमा, कोई बंधन नहीं, कैसा भी डेटा बन रहा है। ठीक है, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मतलब सॉरी ये डिस्क्रिप्शन है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स। ठीक है, मुझे लगता है ये चीज़ सबको क्लियर हो गया होगा, स्ट्रक्चर क्या है, स्कीमा क्या है, और आई विल हाईलाइट दिस। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। सो स्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में अगर बात करें तो आपके RDBMS टेबल्स के अंदर जो डेटा रहता है वो स्ट्रक्चर्ड रहता है, उसमें प्रॉपर कॉलम्स, उनके डेटा टाइप्स, और कॉलम के अंदर उसकी वैल्यूज़, ऐसा प्रकार से डेटा रहेगा। व्हेन इट कम्स टू सेमी स्ट्रक्चर्ड, इसमें बहुत वैरायटी है। CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, TSV, टैब सेपरेटेड वैल्यूज़, JSON, ये डेटा टाइप्स अभी आपने, मतलब फाइल फॉर्मेट्स अभी तक आपने गो थ्रू नहीं किए होंगे तो नो, डोंट वरी,
जब हम हाईवे में उतरेंगे हम हर एक फाइल फॉर्मेट में को देखने वाले हैं। XML ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। सो RDBMS टेबल्स हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड में ये सब आते हैं। व्हेन इट कम्स टू अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड तो बहुत ही मज़ेदार है, रॉ टेक्स्ट फाइल, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर नहीं। दूसरा चीज़ इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये किसी स्ट्रक्चर में फिट नहीं होते, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज आर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, और अगर इंटरव्यू में कभी जाते हो तो गलती से ऐसा पूछ लेते हैं कि अच्छा जेसन किस प्रकार में आता है, स्ट्रक्चर्ड में आता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड में, क्या अनस्ट्रक्चर्ड में, ऐसा नहीं पूछेंगे। दे विल सिंपली आस्क कि जेसन का फाइल फॉर्मेट किस टाइप का है। सो यू शुड आंसर कि इट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। व्हाट टाइप ऑफ डेटा जेसन इज, सो इट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड। नॉर्मली जेसन पूछते हैं, और एक और चीज पूछते हैं इंटरव्यू में, वो रहता है कि ईमेल, ठीक है। सो ईमेल की अगर आप बात करोगे तो ईमेल को अगर मुझे मेरे एंड पे स्टोर करना है तो आई विल कंसिडर इट एज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। व्हाई? आई हैव सेंडर, रिसीवर, CC, ब्लैंक कार्बन, वो एक रहता है ना BCC, सब्जेक्ट, बॉडी, अटैचमेंट। हर एक ईमेल में सारी चीज़ें नहीं होती, राइट? हर एक ईमेल में सारी चीज़ें नहीं होती। सो कुछ ईमेल में टू फ्रॉम, चलो ठीक है, टू फ्रॉम तो रहेगा और बॉडी रहेगा। कुछ ईमेल्स में टू रहेगा, फ्रॉम रहेगा, बॉडी नहीं रहेगा, सिर्फ अटैचमेंट रहेगा। कुछ ईमेल्स में टू फ्रॉम, सब्जेक्ट एंड अटैचमेंट, कुछ में टू फ्रॉम, सब्जेक्ट एंड बॉडी, दैट्स इट। So I will consider it as semi-structured data. However, when we talk about, ये दो चीज़ों में कंफ्यूज किया जाता है, ईमेल, बॉडी, कि अगर मुझे कोई ईमेल आया है उसका जो बॉडी है दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड, लेकिन ओवरऑल ईमेल इज सेमी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। बस इंटरव्यू में पूछते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे बता दिया। सो आई होप ये चीज़ सबको क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज वैरायटी। यस, किसी को कोई डाउट है इस केस में? यस, No. नो, No, sir. ओके। आई होप ये क्लियर हो रहा है। और आज सेशन खत्म होते वक्त मैं आपको बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, ठीक है। सो ध्यान से देखना जो भी हो रहा है वो, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। ओके, सो मैंने 5 बोला लेकिन मैंने 4 ही लिखे। वेरासिटी, वेरासिटी एक है, इस चीज़ को मैं कहूँगा इनकंसिस्टेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय इनकंसिस्टेंसी? इनकंसिस्टेंसी को अगर मुझे समझना है तो एज्यूम करो कि हम कोई ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट लिया हमने गवर्नमेंट से। हमने बोला कि इस शहर में अब हम ट्रैफिक नहीं होने देंगे, और वो हमने किस प्रकार से अचीव किया इस चीज़ को भी जानते हैं। हमने बोला हम डायनामिक बैरिकेड्स लगाएंगे, ठीक है। मतलब अभी अपने शहर में भी अलग अलग जगह पे बैरिकेड्स होते हैं, राइट। सो डायनामिक क्या कहते हैं, मैं स्टॉपेजेस कहता हूँ कि कहाँ पे हमने ट्रैफिक रोकना चाहिए। फिर डायनामिक सिग्नल्स, ठीक है। स्टॉपेजेस मतलब इट कुड बी बैरिकेड्स, इट कुड बी दी पोल्स जो ग्राउंड के अंदर से बाहर निकलता है। देखा रहेगा आपने जापान, कोरिया के अंदर जब कोई फुटपाथ के ऊपर से चलते हैं तो चलने देते हैं, लेकिन अगर गाड़ी चला जाए तो पोल ऊपर आ जाते हैं, राइट। सो डायनामिक स्टॉपेजेस एंड डायनामिक सिग्नल्स, ठीक है। स्टॉपेजेस में बैरिकेड्स आ सकता है, पोल आ सकता है, एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है ना। अब मैं इस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है बोलता हूँ। देखो, किसी को अगर ऐसे ही एक्सपेरिमेंटेशन लेवल पे इसके ऊपर काम करना है तो कर सकते हैं, मतलब इट्स जस्ट एन आइडिया। शहर के अंदर आने वाले कितने रास्ते हैं, ठीक है। शहर के अंदर अलग अलग रास्ते आते हैं, ओके। सो डिफरेंट वेज जो शहर के अंदर आते हैं, एंड वहाँ से पब्लिक आता है, एंड देयर आर वेज जिसके मतलब यही रास्तों से शहर के बाहर भी गाड़ी आ जाती है। और बाकी का ट्रैफिक तो ऑफ कोर्स शहर के अंदर होता ही है। शहर के कुछ मेन रास्ते होते हैं, उनके अराउंड ट्रैफिक बनते जाता है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन आइडिया। सो व्हाट आई थॉट इज कि हर रास्ते से कौन कौन सी गाड़ियाँ आती है, और जो बाहर से गाड़ी आती है उनकी वजह से कितना ट्रैफिक है, सिटी के अंदर ही अंदर कितना ट्रैफिक है, ये चीज़ एनालिसिस हमको करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस केस के ऊपर हम काम करते हैं। सो ये क्या कहते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 बड़े हाईवेज हैं जो इस शहर के अंदर आते हैं, और शहर का इंटरनल ट्रैफिक एक अलग सीन। सो व्हाट आई विल डू, मैं सेंसर्स इंस्टॉल करवा दूंगा, ठीक है। हर हाईवे के ऊपर
मैं सेंसर इंस्टॉल करवा दूंगा और आई विल टेक द रनिंग काउंट कि कितनी गाड़ियाँ आ रही है, कितनी गाड़ियाँ जा रही है। ठीक है, आई विल टेक द रनिंग काउंट ऑफ द व्हीकल्स जो मेरे हाईवे से पास हो रहा है। हर एक हाईवे के ऊपर सेंसर्स इंस्टॉल्ड है। वैसे ही जैसे अपने हर एक शहर के अंदर, अभी हर एक शहर के अंदर कुछ रोड्स होते हैं, जैसे कि व्हेन आई वाज लिविंग इन पुणे, तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी रोड है, वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है। शिवाजी नगर एरिया, पुणे स्टेशन का जो एरिया है, वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सारे शहर का जो ट्रैफिक है वो एक सर्टेन एरिया से गुजरता है। एंड सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पुणे में होता है जहाँ पे पुणे को एंट्री है, जहाँ पे पुणे में एंट्री मारी जाती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। ठीक है, सो आई विल इंस्टॉल सेंसर्स ऑन ईच एंड एवरी हाईवे, और सिटी के अंदर भी मैं सेंसर्स लगा दूंगा। अब ट्रैफिक को मुझे मॉनिटर करना है, तो आई शुड नो कि कितनी गाड़ियाँ आ रही है, कितनी गाड़ियाँ जा रही है। अगर मुझे नहीं पता कितनी गाड़ी आ रही है, कितनी गाड़ी जा रही है, तो कैसे काम होगा, राइट? सो मेरे ये सेंसर्स क्या क्या कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, ये प्रोजेक्ट के बारे में आगे हम बात करेंगे। हाउएवर ये सेंसर्स इन्फॉर्मेशन क्या क्या कलेक्ट करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। ये सेंसर्स बोलेंगे कि भाई देखो, ये मेरा आईडी है, मतलब सम आईडी इट विल असाइन, देन व्हीकल टाइप, सो वी टाइप लिखता हूँ सिर्फ, व्हीकल टाइप वो एग्जैक्टली है क्या, उसके बाद क्या कहते हैं, उसका स्पीड क्या है, और ये किस वक्त हुआ, सो टाइम स्टैम्प वैल्यू। ठीक है, किस वक्त, डेट और टाइम, ये यहाँ पे रहेगा। अभी के लिए चार ही चीज़ें समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आईडी लेके आता हूँ 1, व्हीकल टाइप लेके आता हूँ बाइक, या फिर टू व्हीलर बोल दो, वो ज़्यादा आसान जाएगा, राइट? सो ऐसे मैं करता हूँ टू व्हीलर, ये कोड दे दिया है मैंने। ठीक है, और स्पीड है इसका जो सेंसर ने डिटेक्ट किया, दैट वाज 45 kmph, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम स्टैम्प है, फॉर एग्जांपल आज ही का डेट लेते हैं, मैं सिर्फ टाइम लिखता हूँ सुबह 10:07 और 54 सेकेंड्स, ऐसा टाइम स्टैम्प है। ठीक है, ऐसे वो हर एक बाइक, मतलब हमारे पास हम सीसीटीवी कैमरास भी लगाते हैं, सेंसर्स भी लगाते हैं, ये सब जान के हम देखते हैं सिटी के अंदर कितना व्हीकल्स का ट्रैफिक आ रहा है। अब इस ट्रैफिक को मुझे मैनेज करना है, मॉनिटर करना है। अलग अलग रास्तों से आ रहा है। अगर मैं मेरी सिटी में सर्टन लेवल पे बैरिकेड्स लगा दूं कि मुझे पता है कि ये इतनी सारी गाड़ी अगर आगे जाएगी तो जैम कर देगी, तो मुझे उनको बाइफरकेट करना पड़ेगा, ट्रैफिक को ऐसे रास्तों पे भेजना पड़ेगा, क्योंकि एक ही शहर में ऐसे रास्ते होते हैं जो खाली पड़े हुए हैं, और ऐसे रास्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंगेज्ड है। सो भले ही तुमको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, नॉट एन इशू, बट यू विल नॉट फेस ट्रैफिक। 5-10 किलोमीटर इधर उधर आपका बढ़ जाएगा, और मेरे ख्याल से पब्लिक इज ऑल्सो ओके विथ इट, राइट? ट्रैफिक को लेके बहुत सारे लोग दुखी है। ओके, सो ऐसा ही हम करेंगे, और ये होने के बाद विल बाइफरकेट द ट्रैफिक। डायनामिक बैरिकेड्स, उतरने का रास्ता ही नहीं, घुसने का रोड ही नहीं। लेकिन अगर उन बैरिकेड्स की ज़रूरत नहीं है, उतना वॉल्यूम नहीं है ट्रैफिक का, तो बैरिकेड्स खुल भी जाए। गड़बड़ क्या होता है कि जब ज़रूरत होती है तो बैरिकेड्स खुले रहते हैं, सॉरी, जब ज़रूरत होती है तो बैरिकेड्स बंद रहते हैं, और जब ज़रूरत नहीं होती है तब खुले रहते हैं। ये गड़बड़ उस केस में नहीं होगा, और मैनेजमेंट के लिए हमको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं सहना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स ये चीज़ नहीं भूलते कि हम वेरासिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे क्या देखना है कि एवरेज किस स्पीड से गाड़ियाँ मेरे पास आ रही है, तो मेरे पास डिसीजन लेने को कितना टाइम है। अगर मैं सारी व्हीकल्स का एवरेज स्पीड निकालूं तो मेरे ख्याल से मैं बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकता हूं। रफ्तार क्या है, एवरेज रफ्तार क्या है, मतलब 20 की स्पीड है, 30 की स्पीड है, एवरेज। एवरीवन नोज द एवरेज, राइट? अगर 4 गाड़ियाँ आ रही है, समझ लो व्हीकल, एक व्हीकल कोई तो भी है, वो आ रही है 40 की रफ्तार से, व्हीकल 2 आ रही है 30 की रफ्तार से, व्हीकल 3 आ रही है अगेन 40 की रफ्तार से, और व्हीकल 4 आ रही है अगेन लेट अस से 30 की रफ्तार से। तो इसका एवरेज कितना रहेगा? सो इट्स एवरेज विल बी 40 + 30, कितना होगा? 70 + 40 110, 110 + 30 140, 140 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 35. यस, 35 के आसपास। सो दैट इज द एवरेज स्पीड जिससे मेरा ट्रैफिक मूव हो रहा है। एंड बेस्ड ऑन दिस आई कैन टेक द डिसीजंस, राइट? बेस्ड ऑन दिस आई विल बी एबल टू टेक द डिसीजंस। अब
मैं गड़बड़ के बारे में बात करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल देखो, वी आर हैविंग सेंसर्स एंड सेंसर्स आर प्रोन टू एरर्स. ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार करेक्ट स्पीड डिटेक्ट करके देगा. तो सेंसर में कुछ तो गड़बड़ी हुई और ये जो थर्ड गाड़ी है इसका स्पीड आ गया इतना. कितना है ये? 99,999. वॉट एवर मैक्सिमम इंटेजर वैल्यू इट वॉज सपोर्टिंग, उसने वो रफ्तार दे दिया. अब एवरेज निकालोगे तो कितना निकलेगा? ऑफ कोर्स आई विल नॉट आस्क द वैल्यू कि एवरेज कितना निकलेगा, लेकिन इसके ऊपर अगर मैंने डिसीजन लिया तो मेरे शहर में डिस्को होना शुरू हो जाएगा. राइट, सारे बैरिकेड्स बहुत ही रफ्तार से खुलना बंद होना शुरू हो जाएंगे. उनको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है. पब्लिक भी सोचेगा भाई ऐसा क्या हो रहा है, जादू आ रहा है क्या, चल क्या रहा है एग्जैक्टली. लाइट्स बंद चालू होंगे, सिग्नल्स की रफ्तार बढ़ जाएगी और पूरे शहर में जो हमने सिस्टम लगाया है ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए, वही सिस्टम ट्रैफिक मॉनिटरिंग कॉज करेगा. फिर बोलेगे अपने सेंसर उखाड़ो, निकलो निकलो यहाँ से, हमको तुम्हारे सिस्टम की ज़रूरत नहीं है. सो ये जो वैल्यू आया, पहली बात तो ये वैल्यू किसी गाड़ी का यहाँ पे नहीं है. और अगर किसी की गाड़ी को ये वैल्यू है तो मान लो कि वो भविष्य से आया है, अपने अंदर का प्राणी नहीं है. सो अपने गाड़ियों का इतना स्पीड नहीं रहता है. ज़्यादा से ज़्यादा अपन 50-60 पे जाता है, 70 पे जाता है. ये तो रफ्तार नहीं होता है भाई, इतना नहीं चलता है. ठीक है. सो दिस इज अ वैल्यू जिसने मेरा आगे का पूरा एनालिसिस खराब कर दिया. यस, इस वैल्यू की वजह से मेरा एनालिसिस खराब हुआ, मेरा रिजल्ट गलत आया. रिजल्ट गलत आया तो डिसीजंस गलत लिए गए और उन डिसीजंस का फ्रूट आपकी आंखों के सामने अपने हाथों से प्रोजेक्ट छीन लिया गया. यस, सो दिस वैल्यू हैम्पर्ड आवर फाइनल रिजल्ट. दिस वैल्यू की वजह से अपने डिसीजंस गलत होने के चांसेस रहेंगे. ऐसे चीज़ों को इनकंसिस्टेंसी कहा जाता है जो आपके रिजल्ट्स को बुरी तरीके से हैम्पर कर सकते हैं. एंड इफ़ योर अमाउंट ऑफ डेटा इज सो ह्यूज, अगर डेटा बहुत ज़्यादा है तो गड़बड़ी होने का चांस भी होता है. अगर फॉर एग्जांपल किसी हाईवे से हज़ारों लाखों गाड़ियाँ आ रही है, रफ्तार भी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं मेरा सेंसर गड़बड़ी ना करे इतना मैं गारंटी उसके ऊपर नहीं दे सकता हूँ. सो डेटा गलत हो सकता है अगर उसका जनरेट होने का रफ्तार बहुत ज़्यादा है और उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बिग डेटा के अंदर इनकंसिस्टेंसी रहेगा. ये चीज़ क्लियर हो गया सबको? यस एवरीवन? Yes. Okay, okay, great, great. So this was about veracity और लास्ट का चीज़ इज वैल्यू. तो एक बार हम देखते हैं ज़रा हम क्या क्या देखें. वॉल्यूम बहुत बड़ी साइज का डेटा है, निगेटिव. वेलोसिटी बहुत रफ्तार से डेटा जनरेट हो रहा है, चैलेंज, निगेटिव. वैरायटी अलग अलग प्रकार का डेटा है, तो अब जब डेटा जनरेट होगा तो हमको अलग अलग प्रकार का डेटा के साथ डील करना पड़ जाएगा, अगेन निगेटिव. वेरासिटी इनकंसिस्टेंसी, भाई गड़बड़ है, निकालना पड़ेगा डेटा, इनकंसिस्टेंसी रहेगा. सो दिस इज ऑल्सो निगेटिव. इतनी चार झंझटों को हम क्यों पाल रहे हैं? अगर इतना ही बुरा है बिग डेटा तो क्यों प्रोसेस करना है, क्या क्यों इस चीज़ के ऊपर काम करना है? वाई? बिकॉज देयर इज सम वैल्यू हिडन इन इट. उसके अंदर कुछ वैल्यू है. अभी एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि हमने कोई ब्रेकफास्ट का गाड़ी लगाया. अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में हर किसी का सपना होता है कि अपने कॉलेज के सामने वो चाय का दुकान लगाएगा और लाखों में पैसा कमाएगा. ऑफकोर्स उस चीज़ के ऊपर किसी ने काम नहीं किया, नहीं तो हम क्लास नहीं कर रहे होते, अभी तक अपना प्लॉट लेके हो चुके होते हैं अभी तक 5-6, राइट? ठीक है. सो वेरासिटी की बात हो गई, अभी वैल्यू की बात करते हैं. वैल्यू इज़ कि आपके डेटा के अंदर वैल्यू है कोई तो भी, अगर आप उसे सही तरीके से प्रोसेस करो और अगर आप उस वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करो तो यू विल गेट दैट वैल्यू. अब कैसे? छोटा सा एग्जांपल. हम सोचते थे कि ब्रेकफास्ट का या फिर चाय का अपन गाड़ी डालेंगे या फिर साउथ इंडियन खाना वगैरह अपन बनाएंगे. मैंने प्लानिंग किया है, मैंने मेरे दोस्तों ने प्लानिंग किया. हम तो सोडा का प्लान भी कर रहे थे, बोले कहीं पे सोडा का मशीन खरीद लेते हैं, कुछ तो करते हैं बोला अभी. लेकिन फिर बोले दुकान पर कौन बैठेगा, फिर सब पीछे हट गए, फिर कोई आगे नहीं आया. ठीक है, लेकिन क्या करें, अब किस्मत का खेल रहता है. अगर मैं कोई ब्रेकफास्ट का गाड़ी डालता हूँ और मैं सुबह 11 बजे वो चीज़ चालू करता हूँ तो मेरा बिजनेस चलेगा क्या? क्या लगता है? नहीं चलेगा. ऊपर से मैंने ब्रेकफास्ट का दुकान, मैंने बोला मुझे दिमाग शांत चाहिए, मुझे पब्लिक का कलकल पसंद नहीं आता है, तो मैंने किसी पहाड़ के नीचे ब्रेकफास्ट का गाड़ी लगाया. वो चलेगा? नहीं चलेगा. राइट. सो
ये इसे हम कहेंगे कि देखो डेटा एनालिसिस हर लेवल पे होता है, ऐसे नहीं कि हम कंप्यूटर वाले तो हम ही करते हैं। ब्रेकफास्ट का गाड़ी लगाने से पहले भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ पे कस्टमर्स कितने हैं, कितने बजे कस्टमर्स एक्टिव होते हैं। तो मेरे एरिया के पास अराउंड 6-6:30 बजे ब्रेकफास्ट का काम जो है वो शुरू हो जाता है। अब मुझे एक चीज़ याद है कि यहाँ पे एक बंदा ओमनी लेके आता है, वो किडनैपर्स का गाड़ी रहता है ना वो, और उसके अंदर वो चाय भर के लेके आता है बड़े बड़े जार्स में सुबह के टाइम पे। अगर वो बोले कि मैं 12 बजे आके चाय बेचूंगा तो वो इज़ इंटरेस्टेड, नो बडी इज इंटरेस्टेड। खाने का टाइम है भाई, वो टाइम पे कौन चाय पिएगा। ऑफकोर्स चाय पीने वालों का कोई भरोसा नहीं, कभी भी पी सकते हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द वॉल्यूम, क्वांटिटी ऑफ पीपल। सो अगर चाय वाला या फिर कोई बिजनेस वाला व्यक्ति जो ब्रेकफास्ट वगैरह का गाड़ी डाल रहा है, उसको इतना डेटा एनालिसिस करना पड़ता है कि एरिया कौन सा होना चाहिए, टाइमिंग कौन सा होना चाहिए, प्रोडक्ट्स कौन से होने चाहिए। अगर मैं कॉलेज के पास जाता हूँ और कॉलेज के पास मैं कोई कैफ़े डालता हूँ तो उसके चलने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे कैफ़े में लोग आएंगे। वही कैफ़े मैं किसी मेडिटेशन सेंटर के साइड में लगाऊंगा तो नहीं चल पाएगा, कि वहाँ पे लोग अपनी क्रेविंग्स को हटाने के लिए आते हैं। सो इतना एनालिसिस अगर हम जैसे लोगों को करना पड़ता है बिजनेस करने से पहले, कि यहाँ पे चलेगा कि वहाँ पे चलेगा, यहाँ पे लोग सुबह वॉकिंग को आते हैं तो यहाँ पे चाय का बिजनेस चल सकता है, या फिर यहाँ पे वो जूस का बिजनेस चल सकता है। इतना दिमाग अगर हमें लगाना पड़ता है तो सोचो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हम बात कर रहे हैं अभी, फेसबुक, गूगल, एप्पल, उसके बाद क्या कहते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये कितना एनालिसिस करते होंगे। आपने कहीं ऑब्जर्व किया रहेगा, आप कोई चीज़ के बारे में सर्च करो, हर जगह उसके एडवर्टाइज दिखना शुरू हो जाता है। आप खरीद लेते हो, उसके बाद भी एडवर्टाइजेस दिखते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द यूज केस ऑफ वैल्यू। अगर मैं राइट प्रोडक्ट को राइट इंसान तक पहुंचाता हूं तो मेरा पोटेंशियल कस्टमर वो है, उस तक अगर मैं पहुंचाऊंगा तो मेरा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, मेरा बिजनेस इंप्रूव होगा, और मेरा बिजनेस इंप्रूव होगा, मुझे फ़ायदा होगा, पैसा कमाएंगे, कंपटीशन से आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो इसी रीज़न की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए। एक तो उनका सर्विस, दूसरा उनका डेटा एनालिसिस। अब अगर आप अमेज़ॉन के कस्टमर केयर सर्विस के बारे में बात करो तो अगर कोई प्रोडक्ट आपको ख़राब लग जाए, कुछ हो जाए, तो आपको असिस्टेंस वगैरह उनकी तरफ से मिलता है। अगर वहाँ पे कोई ऐसे, मतलब देखो कुछ लोगों को प्रॉब्लम आया रहेगा, नॉट एन इशू, मुझे खुद को प्रॉब्लम आया था। हाउएवर अगर उन्होंने अपने कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को ठीक से एनालाइज नहीं किया कि किस प्रकार के कंप्लेंट्स आते हैं, तो भी वो नुकसान में है। आंखें बंद करके बिजनेस नहीं चला सकते, आंखें खोलनी चाहिए, और आंखें खोलने के लिए एनालिसिस चाहिए। और एनालिसिस करके अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है जिसको हमको हम जिस इन्फॉर्मेशन से हम कोई डिसीजन लेते हैं और डिसीजन से हमें कोई फ़ायदा होता है, सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज वैल्यू। अगर बिग डेटा के अंदर वैल्यू ना होता तो हम इतनी सारी चीज़ों का झंझट लेते ही नहीं। ये चीज़ क्लियर हो गया सबको? यस एवरीवन? Yes, sir. Yes. ओके, ग्रेट ग्रेट। सो ये हो गया 5 V's ऑफ बिग डेटा। एंड स्टार्टिंग लिमिट और एंडिंग लिमिट के बारे में बात की, डेटा किस प्रकार से बनता है उसके बारे में बात की, व्हाट इज बिग डेटा हमने देखा। अब लास्ट चीज आज के सेशन का, पहले मुझे आप ये बात बताओ कि आपके अंदर कैपेसिटी है सुनने का, या फिर अगले सेशन में करें? Yes, sir. यस, Go ahead. कैपेसिटी है। Alright. Yeah. देखो, मैंने जब बिग डेटा का डेफिनेशन आपको बताया, या फिर लेट्स नॉट कॉल इट डेफिनेशन, लेट्स कॉल इट डिस्कशन। अपने सेशन में ज़्यादातर चीज़ें डिस्कशन ही रहेगा। व्हेन वी स्टार्ट टू फेस था, टी रह गया। व्हेन वी स्टार्ट टू फेस इश्यूज बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ डेटा, लेट्स टॉक अबाउट दोज इश्यूज। मैंने बोला हमको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम है क्या वो भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 2 कोर प्रॉब्लम्स हैं और बाकी के उसके अराउंड रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, जब कंपनी में हम जाते हैं तो देयर इज़ अ सर्वर, कोई एक RDBMS का बड़ा सर्वर रहेगा जिसके अंदर काफ़ी बड़ा हार्ड डिस्क रहेगा। ठीक है, लेट्स टेक दिस एज हार्ड डिस्क, और मल्टीपल हार्ड डिस्क भी कॉन्फ़िगर किए जाते हैं एक मशीन के अंदर। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज़ एन हार्ड डिस्क, दिस इज़ द हार्ड डिस्क। ठीक है, जिसका स्टोरेज कैपेसिटी एट दिस पॉइंट इज 10 टेराबाइट। ठीक है, काफ़ी बड़ा हार्ड डिस्क है। ऑफ कोर्स इस मशीन का कोई रैम रहेगा, कोई प्रोसेसर रहेगा, सो इट हैज़ इट्स ओन रैम एंड प्रोसेसर। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा डेटा प्रोसेसिंग में रैम और प्रोसेसर का रोल क्या रहता है। ठीक है, हर एक मशीन का अपना रैम, अपना प्रोसेसर,
अब डेटा आना शुरू होता है इस सर्वर के अंदर अलग अलग सोर्सेस से। जैसे मैंने बोला वी हैव डिफरेंट सोर्सेस, तो जहाँ से जनरेट हो रहा है वहाँ से डेटा इस सिस्टम के अंदर या फिर इस सर्वर के अंदर आना शुरू कर दिया। ठीक है, अलग अलग सोर्सेस हैं तो ऑफकोर्स नए नए चैलेंजेस, नया नया डेटा, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, हर एक प्रकार का डेटा आ सकता है, नॉट एन इशू। अब लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट वी, वॉल्यूम। अगर इतना डेटा आ जाए कि ये हार्ड डिस्क छोटा पड़ने लगे तो आप क्या करोगे? एक और हार्ड डिस्क कॉन्फ़िगर करोगे? यस इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है। अगर और ये फुल होने लग जाए तो वन मोर हार्ड डिस्क, और फुल हो जाने लगे तो वन मोर हार्ड डिस्क। कहाँ तक लेके जाओगे? देखो, इसका कुतुब मीनार तो नहीं बना सकते, राइट? कितने लगा लोगे हार्ड डिस्क एक मशीन के अंदर? अपने क्या कहते हैं, पुराने फ़ोन्स हुआ करते थे जिसमें हम मेमोरी कार्ड डाला करते थे कि 8 GB इंटरनल स्टोरेज है एंड 64 GB एक्सपांडेबल है, राइट? कि बढ़ाया जा सकता है उतना। 64 GB के ऊपर का मेमोरी कार्ड डालोगे तो उसके अंदर नहीं चलता था। तो अगर मोबाइल फ़ोन का एक लिमिट है, वैसे कंप्यूटर्स का भी लिमिट है। कितना भी बड़ा सर्वर आप लेके आओ, कोई ना कोई लिमिट आएगा, उसके ऊपर आप उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो लिमिट है, और पहली बात ये जो हम बढ़ा रहे हैं, एक ही कंप्यूटर का कैपेसिटी बढ़ा रहा है, इसे कहा जाता है वर्टिकल स्केलिंग। दिस थिंग, जो कैपेसिटी बढ़ाना है, इसे आप कहोगे वर्टिकल स्केलिंग। और जो लिमिट टच हो गया, अब इसके ऊपर नहीं बढ़ाया जा रहा है, इसके ऊपर वर्टिकली स्केल नहीं हो सकता, इसे कहा जाता है वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम। ठीक है, सो दिस थिंग इज नोन एज वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम। आई होप ये चीज़ सबको क्लियर हो रहा है, व्हाट इज वर्टिकल स्केलिंग एंड व्हाट इज वर्टिकल स्केलिंग प्रॉब्लम। ठीक है, सो अगर अमाउंट ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये प्रॉब्लम हो जाए। अगर अपना सर्वर पूरा पैक हो गया, आप डेटा रखोगे कहाँ पे? अब तो जगह है नहीं अपने पास। ठीक है, सो अगर हमारे पास उतना जगह नहीं है तो हम यहाँ पे डेटा नहीं रख सकते। दिस इज दी फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड वी के बारे में अगर हम बात करें, वेलोसिटी, रफ्तार की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट वेलोसिटी, अगर डेटा के जनरेट होने का स्पीड बहुत ज़्यादा है, नॉट एन इशू, ऑफकोर्स ज़्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत रफ्तार से डेटा जनरेट हो सकता है। हाउएवर, ये कितनी रफ्तार से अपनी हार्ड डिस्क में डेटा राइट कर सकता है? अगर मान लो मेरे हार्ड डिस्क, देखो कोई भी हार्ड डिस्क रहेगा, अगर रेगुलर हार्ड डिस्क की आप बात करोगे तो उसका ट्रांसफ़र रेट है 100 Mbps अंडर आइडियल कंडीशंस। मतलब अगर आप अपने कंप्यूटर के एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में भी कॉपी करते हो तो आपको 60-70 Mbps मिलता है। किसी पेन ड्राइव से आप हार्ड डिस्क में कॉपी करो तो 30-40 Mbps रफ्तार मिलता है। हाँ, अगर मेरा डेटा 100 Mbps की रफ्तार से ज़्यादा, समझ लो 500 Mbps की रफ्तार से जनरेट होने लग जाए, तो क्या मेरा सर्वर उसे उनकी हार्ड डिस्क में राइट करवा पाएगा? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेसिंग। मान लो 30 टेराबाइट आपने रख दिया, 30 टेराबाइट डेटा आपने स्टोर किया। अब इस डेटा के ऊपर एनालिसिस करने के लिए अगर फॉर एग्जांपल एसक्यूएल की बात करोगे तो आपको क्वेरीज चलाने पड़ेंगे। लेट मी टेल यू अबाउट माय एक्सपीरियंस। हमारे सर्वर के ऊपर जब हम कोई क्वेरी चलाते थे RDBMS सर्वर के ऊपर, तो हम 5 घंटा रुक जाते थे, चाय पानी पी के आते थे, दूसरे काम निपटाते थे, जब तक वो क्वेरी पूरी तरीके से चल के हमको रिजल्ट ना देती थी। 5 घंटे की बात हो रही है यहाँ पे, और उसका स्टोरेज पूरा कंज्यूम नहीं था। स्टोरेज एक बात रहता है, लेकिन प्रोसेसिंग, अगर मुझे इस डेटा के अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन निकालना है तो मुझे इसके ऊपर कोड करना पड़ेगा या फिर कोई क्वेरी चलानी पड़ेगी, और उस वक्त रैम और प्रोसेसर पिक्चर में आते हैं। स्टोरेज तो चलो हार्ड डिस्क पे हो जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोसेसिंग, रैम और प्रोसेसर आते हैं। और कितना ही तगड़ा आप RDBMS सर्वर लेके आओ, कितना ही तगड़ा आप कंप्यूटर लेके आओ, अगर अमाउंट ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो अकेला उसे हैंडल नहीं कर पाता। रैम भी कम पड़ सकता है, प्रोसेसर भी कम पड़ सकता है। ऑफ कोर्स रैम और प्रोसेसर का क्या रोल होता है डेटा प्रोसेसिंग में, वो तो हम बात करेंगे ही, नॉट एन इशू। हाउएवर, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। सो पहला चैलेंज क्या मालूम पड़ता है? स्टोरेज। क्योंकि आपके कंपनी का डेटा सिर्फ 30 टेराबाइट ही रहेगा, ये किसने कहा? 30 टेराबाइट के ऊपर भी जा सकता है, फिर उस केस में क्या करोगे? दूसरा चीज,
डेटा प्रोसेसिंग, एक एक क्वेरी आप चला रहे हो और 2-2 3-3 घंटा आप वेट कर रहे हो क्वेरी को पूरा होने के लिए। प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कल को आपको आपका क्लाइंट पूछे कि मुझे रिपोर्ट चाहिए कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, दिखाओ, आप बोले ठीक है दिखाते हैं, आपने रिपोर्ट क्लिक किया, अब रिपोर्ट लोड होने को 2-4 घंटा लग जाए। ये हमारे साथ हुआ है, दिस इज रियल लाइफ एग्जाम्पल जो मैं आपको बोल रहा हूँ। हमारे रिपोर्ट को पॉपुलेट होने को अराउंड 2 आवर्स लग जाते थे, 2 घंटा टाइम लगता था रिपोर्ट को पॉपुलेट होने को। सो इट वॉज समथिंग कि हम सोचते थे भाई क्या अब सर पट के इसके ऊपर क्या करें। सो वी हैव टू गेट इन टू बिग डेटा टूल्स, जिन्होंने ऑफकोर्स, चलो मैं स्पॉइलर दे देता हूँ, लेकिन वही काम अराउंड 2 to 3 सेकेंड्स तक लेके आए थे। ठीक है, अब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, वो पूरा आगे का कहानी, वो मैं अभी उसका कथा नहीं गाता हूँ। विल टॉक अबाउट इट, ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस जो मेरे रहे हैं, विल टॉक अबाउट देम। सो प्रॉब्लम्स जो हमको पकड़ में आते हैं बिकॉज ऑफ दिस बिग डेटा। एक कोट है, किसने कहा मैं भूल गया, मुझे नाम उतने याद नहीं रहते। उसने कहा है मोर डेटा और ह्यूज डेटा कैन बीट बेटर एल्गोरिदम्स। आप कितना ही अच्छा कोड कर लो, आप कितना ही रैम प्रोसेसर लगा लो, अगर अमाउंट ऑफ डेटा ज़्यादा आ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको परफॉर्मेंस लैग होगा ही। कितना ही अच्छा आप कोड करो, कितना ही अच्छा आप प्रोसेसर लगाओ, रैम लगाओ, इट कैन नॉट हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। अब इस चीज़ के ऊपर सोल्यूशन निकाला गया है, लेकिन उस सोल्यूशन के बारे में ऑफकोर्स थोड़ा सस्पेंस रहेगा, अगले सेशन में हम बात करेंगे। अभी मैं चैलेंजेस लिस्ट कर देता हूं, जो मैंने बोला इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। क्या क्या इश्यूज हैं? फर्स्ट इशू इज स्टोरेज। दूसरा इशू इज द स्पीड, जिस रफ्तार से डेटा जनरेट हो रहा है। तीसरा इज प्रोसेसिंग। अगर डेटा छोटा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेटा बड़ा हो जाए तो प्रोसेसिंग, मतलब उसके अंदर से कोई रिजल्ट्स मुझे निकालने या फिर उस डेटा को मुझे क्लीन या ट्रांसफॉर्म करना है तो बहुत दिक्कत देगा अगर अमाउंट ऑफ डेटा ज़्यादा है तो। इसके बाद सिक्योरिटी एक कंसर्न आ जाता है। देन देयर इज़ वन मोर थिंग कॉल्ड क्यूरेशन। क्यूरेशन का मतलब है प्रिजर्विंग डेटा फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। आज भी अगर आप फेसबुक के ऊपर जाओ तो अपने कॉलेज के टाइम पे आपने जो जो की चीज़ें की हुई है वो आज भी वहाँ पे है। हाँ, भले आपने प्राइवेट कर दी होगी, मतलब देयर वेर फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जिनको शायरी लिखने का आदत था। सो वो ब्रेकअप टाइप शायरी उनका बहुत ही, मतलब ऐसा कि अगर डाले नहीं तो नींद नहीं आती थी उनको रात में। ठीक है, सो ब्रेकअप टाइप शायरी डालते थे, कुछ लोग फोटोज़ डालते थे, लेकिन बाद में जैसे ही उम्र बड़ा, दिमाग आया तो अपन सोचे भाई ये क्या चल रहा है। सो बहुत सारे लोगों ने आज वो प्राइवेट करके रखा है, डिलीट नहीं किया अभी तक, ठीक है, बस प्राइवेट किया। लोगों ने हमारे बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, सो प्राइवेट करके रख दिया। लेकिन आज भी वो डेटा फेसबुक के सर्वर्स के ऊपर स्टोर्ड है, फेसबुक ने उसको डिलीट नहीं किया। इस चीज़ पे सोचना है। अगर डेटा आपके पास आता है तो यू मस्ट प्रिजर्व इट फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम फॉर बेटर एक्सपीरियंस फॉर योर कंज्यूमर्स। आपके पैटर्न्स को देखा जाता है, आपकी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को देखा जाता है, आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसा चल रहा है। एक मूवी में जैसा होता है ना कैरेक्टर डेवलपमेंट, वैसे ये बड़े बड़े टेक जाइंट्स जो है आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी कंसिडर करते हैं। एंड बेस्ड ऑन योर कैरेक्टर डेवलपमेंट दे प्रेजेंट यू फ्यू थिंग्स जो आप देखना चाहो, दे प्रेजेंट यू फ्यू प्रोडक्ट्स जो आप खरीदना चाहो। ठीक है, ये इस प्रकार से आपका काम चलता है। सो दिस थिंग इज कॉल्ड एज क्यूरेशन, प्रिजर्विंग डेटा फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। ये एक चीज़ है। सो दीज आर फ्यू चैलेंजेस। अगर हम बात करने बैठ जाए तो इतने चैलेंजेस निकलेगी पता नहीं, लेकिन जो मेन चैलेंजेस है दोज आर प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, और बाकी सब उसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं।